नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे ये लास्ट टाइम रिवीजन होगा और जनरल स्टडीज का पूरा फुल पेपर 120 क्वेश्चंस का पूरा फुल पेपर, ये 5 टेस्ट होंगे दोस्तों, पूरी तरीके से निःशुल्क होंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल @अभियान सिविल सर्विसेज, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8802913517 पर। इस पर आपको पूरे टेस्ट पेपर जो है निःशुल्क दे दिए जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप जो है अभियान सिविल सर्विसेज टाइप करेंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये पूरा टेस्ट सीरीज जो है वो पूरी तरीके से निःशुल्क है और मैं आपको ये पूरा सोल्यूशन कराऊंगा। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है आप सभी को। वेलकम बैक ऑन यूट्यूब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इससे पहले 14 जो है वो रीजनिंग के और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं जिनको मैं बाद में कराऊंगा। मतलब इसमें आपको कराना समझ ही रहे हैं कि रीजनिंग थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप लोगों को टेस्ट में मिल जाएगा। आप लोग कल सुबह जो है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। देश की शिक्षा नीति में बदलाव लाना देश की प्रगति और गौरवशाली परंपरा की नई मिसाल होगी। ये कथन कारण के प्रश्न जो होंगे वो निष्कर्ष और कथन के ये भी कुछ प्रश्न आएंगे आपको। विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों को देखते हुए यह अत्यावश्यक हो गया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों के आधार पर शिक्षा नीति बनाई जाती है। अभी आपने देखा है नई शिक्षा नीति भी आई है, तो ये इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। पुरानी शिक्षा नीति जो है विभिन्न क्षेत्रों में के बीच सामंजस्यता स्थापित नहीं कर पा रही है। तो आपको बताना है, ऑप्शन है केवल निष्कर्ष सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं, और न तो निष्कर्ष 1 सही है और न ही निष्कर्ष 2 सही है। तो ये कथन और निष्कर्ष है, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 की बात की गई है और ये कथन दिया गया है। इसके आधार पर 2 निष्कर्ष आपको निकालने हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर भी तुरंत कमेंट करते रहें। मैं तुरंत कुछ सेकंड रुक के आप वीडियो पॉज कर लें, फिर अपना आंसर जरूर पोस्ट करें। दोस्तों अगर आप इंटरेक्टिव नहीं बनाएंगे वीडियो को तो मजा नहीं आएगा। तो आप सभी से निवेदन है, जितने लोग भी बीईओ के एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आपके लिए ये पूरी टीम द्वारा हमारा तैयार किया गया है, अनअकैडमी टीम आपके लिए हर टाइम तैयार रह रही है। किसी भी प्रकार के करंट अफेयर्स के पूरे मैराथन वीडियो में बना दूंगा। अभी 2 दिन में आपको पूरा जो है लगभग 200 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों दोनों सही हैं, यानी कि कथन के आधार पर निष्कर्ष 1, यानी कि पहले हम कथन देख लेते हैं। देश की शिक्षा नीति में बदलाव लाना देश की प्रगति और गौरवशाली परंपरा की नई मिसाल होगी। आपने देखा है कि शिक्षा नीति जो बहुत पहले से आई थी और उसको जो है बदल करके अभी जो है बहुत सारे इनोवेशन भी लाए गए। शिक्षा नीति पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं कमेंट बता दूंगा कि 1 2 3 4 5 का जो कैटेगराइजेशन है वो क्या है। अब जो है बोर्ड एग्जाम कब होंगे, इन सब की बात मैं करूंगा। तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों के आधार पर शिक्षा नीति बनाई जाती है, सही है। और पुरानी शिक्षा नीति विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामंजस्यता स्थापित नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से शिक्षा नीति बनाई गई है। तो ये दोनों ही सही है, आपका उत्तर हो जाएगा सी। और इसमें सभी प्रकार के प्रश्न होंगे दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारी टीम द्वारा जो है कोशिश की जा रही है कि आपको सभी टॉपिक पे दोस्तों अनअकैडमी लाया है आपके लिए बेहतरीन मौका। अगर आप जो है यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है फाउंडेशन कोर्स जो है 5 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है और साथ ही साथ भारत के टॉप एजुकेटर यहां पर आपको मिलेंगे। आप देख रहे हैं खुशबू जी हैं, मुकेश जी हैं, मृत्युंजय जी हैं, हिमांशु जी हैं, सभी एकदम टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे। और मेरे अलावा जो है आपको 40+ एजुकेटर मिलेंगे जो आपको पूरा कोर्स कवर कराएंगे दोस्तों। और ये जो चैंपियनशिप चल रही है 9 अगस्त को, ये आप लोग कल जो है ये जरूर ज्वाइन करिएगा और इसके माध्यम से आप अपनी पूरी तैयारी चेक कर सकते हैं। चाहे आप बीईओ दे रहे हैं, चाहे आरओ दे रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और भी बैचेज हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। दोस्तों कभी भी आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लें क्योंकि 2 साल की फीस मात्र 7500 रुपए, जिसमें आपको ढेर सारे कोर्सेज हैं, ऑप्शनल है,
आपका प्री है, मुख्य परीक्षा है दोस्तों, आरओ, आरओ, बीईओ, यूपीपीएससी, मेंस, प्री, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग सारा मेरे द्वारा कराया जाता है और साथ में अन्य एजुकेटर भी आपको कराते हैं। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6300 रुपए, इसमें आपका मात्र 6300 रुपए। आप सोच सकते हैं कि इतने कम में आपको कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा दोस्तों। घर बैठे आप तैयारी करेंगे स्टडी फ्रॉम होम लॉकडाउन के लिए, इससे अच्छा मौका आपके लिए कुछ भी नहीं है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पर डे आपका मात्र 17 रुपए, एक चाय के खर्चे में ये आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस होती हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस बहुत ही मोटिवेटिंग होती हैं, आप उसको जरूर करें, क्विज किया करें। ईएमआई का ऑप्शन है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज कर सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जो है पूरा पेमेंट कर सकते हैं, केवल 350 रुपए पर मंथ। बहुत ही सस्ता कोर्स है ये दोस्तों। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज, और बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी जाए तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि पार्शिक मात्रक है। अब देखिए छोटे प्रश्न भी आपसे बनेंगे तो उसको भी आपको सॉल्व करने होंगे। पार्शिक मात्रक है दूरी का, समय का, ऊर्जा का या तापक्रम का। पॉज करके वीडियो तुरंत उत्तर अपना दे दीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, दूरी का मात्रक है दोस्तों। पार्शिक जो होता है, पार्सेलिक सेकंड होता है, ये पार्सेलिक सेकंड। ये समय पार्सेलिक सेकंड होता है, यानी कि संक्षिप्त रूप में इसका नाम है पार्शिक। और इसका उपयोग जो है लंबी खगोलीय दूरी मापने में व्यक्त किया जाता है। यह दूरी का मात्रक है। और सेकंड जो है, सेकंड का मात्रक जो है, समय का मात्रक जो है सेकंड होता है। ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल होता है। और तापक्रम का मात्रक जो है वो आपको पता ही है कि वो जो है डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन होता है। तो ये सारी चीजें हैं, आपका उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये कथन कारण वाले भी प्रश्न बड़े उलझाऊ होते हैं तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ के उत्तर दिया करें। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण आर, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। कूट इसमें दिया गया है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी मतलब ए सही है और आर गलत है। और डी है, ए गलत है और आर सही है। तो आपको बताना है, पॉज करके वीडियो तुरंत उत्तर दे दें तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। हल्के रंग जो है ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में सभी लोग जो है सूती वस्त्र पहनते हैं और सफेद वस्त्र, ज्यादा कलरफुल वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो ये आपका हल्के रंगीन कपड़ों में गर्मी में वरीयता दी जाती है। तो ये कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है और ये स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है। एक उत्तल दर्पण जैसा, एक अवतल दर्पण जैसा, एक, ये दोनों ऑप्शन एक ही हो गए। एक अवतल दर्पण जैसा, एक अवतल लेंस जैसा, एक अवतल दर्पण जैसा और एक उत्तल लेंस जैसा। तो दर्पण और लेंस दो हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो आप जो है उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तुरंत उत्तर कमेंट करिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा एक अवतल लेंस की तरह। कभी भी दर्पण नहीं बनेगा। दर्पण में एक सिरा जो होता है कलर्ड होता है, तो वो वहां पर वो ऐसी सुविधा नहीं मिल पाएगी आपको। तो ये जो है वायु का बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। आपके इसमें पानी का बुलबुला जो है जल में किसकी तरह कार्य करता है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल अवतल लेंस की तरह। अगला हम प्रश्न देखेंगे दोस्तों। सभी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए हैं, आपको बहुत मजा आएगा। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। फल तथा सब्जियों की पर चमक लाने के लिए, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, उनकी पकने की गति में तेजी लाने के लिए और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप देखते हैं कि लगातार आप देखेंगे, खास करके सेब जब खाने से पहले अगर आपको उसको नाखून से हल्का सा ऐसे खुरचेंगे तो हल्का सा मोम जो है वैक्स दिखेगा आपको। तो ये आपको बताना है कौन सा इसका क्या होता है ऑप्शन। जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो ये हो जाएगा आपका बी, उसका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस पर प्रिजर्वेटिव क्वालिटीज बढ़ जाती हैं उसकी, देर तक जो है वो सूखता नहीं है, क्योंकि वहां से ऊर्जा भी आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट, अगर सनलाइट भी पड़ रही है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, मतलब वो वापस हो जाएगी, और पानी आदि का भी उसमें अवशोषण नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन
बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का। और दोस्तों मेरे सभी प्रोग्राम को आप लोग निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, अनअकैडमी यूपीपीएससी पे, और ढेर सारे प्रोग्राम मैं लेकर के आ रहा हूं। और आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक कमजोर रह गया है। लास्ट टाइम पर जो हम लोग रिवीजन करेंगे उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। ए घटता है, बी बढ़ता है, सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, वही रहता है। आपको बताना है कि बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन। तो ऑप्शन कमेंट जरूर करिए। उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, घटता है। जब आपको पता ही है कि पानी जो है, बर्फ का आयतन जो है अधिक होता है पानी से, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। कीटो, इंसेक्ट्स कीटों है ये, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो एक जो है आपसे साइंस भी पूछा जाता है, उसकी विधा पूछी जाती है। ये प्रश्न भी काफी पेट क्वेश्चन है। तो इस तरीके के एग्जाम में जो बीईओ है, आरओ है, इन सब के एग्जाम में आप ये वीडियो तीनों एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बीईओ के लिए तो है ही, ये पेपर ही है। आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, और साथ ही साथ यूपीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा आप लोग देने जाएंगे उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। और दोस्तों वीडियो मतलब एग्जाम होंगे बीईओ के कि नहीं होंगे, इस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या है पूरा मामला, मैं आज एक छोटी वीडियो बना करके आपको कर दूंगा कंफर्म कि क्या अभी रिट जो है वो क्या पीआईएल जो है वो दायर की गई है, नहीं की गई है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। तो आइए देखते हैं कीटों पर के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं, ऑप्शन है आपका इथियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी और मैलेकोलॉजी। तो आपका उत्तर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? वो है आपका दोस्तों जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, उसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों एथियोलॉजी किसको बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, एथियोलॉजी किसको बोलते हैं? एथियोलॉजी दोस्तों बोलते हैं जानवरों के व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है उसको एथियोलॉजी बोलते हैं। एथियोलॉजी जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी किसको बोलते हैं दोस्तों? तो ये इसके अंदर ऐसे जीव आते हैं जो अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, जैसे पैरासाइट्स आदि होते हैं, उनका पैरासिटोलॉजी इसको बोलते हैं। पैरासाइट्स आपको पता ही है कि वो परजीवी होते हैं। पैरासिटोलॉजी वो दूसरों पर निर्भर करते हैं, इनको पैरासिटोलॉजी बोलते हैं। मैलेकोलॉजी ये भी पूछा गया है दोस्तों, ये मोलस्क एक प्रकार की प्रजाति है जंतुओं की, उसके अध्ययन को मैलेकोलॉजी बोला जाता है, मैलेकोलॉजी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है दोस्तों? वो कीटों के अध्ययन को कहते हैं। एथियोलॉजी क्या है दोस्तों? एथियोलॉजी है जानवरों के बिहेवियर को अध्ययन करना। पैरासिटोलॉजी क्या है दोस्तों? पैरासिटोलॉजी पैरासाइट से संबंधित है, तो पैरासिटो जो परजीवी होते हैं उनका अध्ययन है। मैलेकोलॉजी मोलस्क के अध्ययन होते हैं। और ये पूरी वीडियो देखते देखते आपको सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। करंट अफेयर्स हम लोग बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप जो है अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम धनंजय सिंह है। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, और ये यूट्यूब चैनल का लिंक सभी के बीच शेयर करिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उस पर ढेर सारे कोर्सेज चल रहे हैं। निम्न में से किसको लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड कार्पोसल्स जिसको बोलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का नाम आपने सुना होगा। तो जहां पर वो मरती हैं, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं कहां पर मरती हैं? आपका ए है यकृत, बी है तिल्ली, सी है अस्थि मज्जा और डी है आंत। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यकृत। यकृत यानी कि लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक इंफॉर्मेशन इससे और भी ले लेते हैं। यह जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, लीवर। और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ये इनकी कब्रगाह मानी जाती है, एरिथ्रोसाइट्स की कब्रगाह मानी जाती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक तत्व भी पाया जाता है जो प्रोटीन रंजक होता है, और इसी के कारण जो है इनका रंग लाल होता है। और आरबीसी का कब्रगाह कौन है? यकृत है। इसको लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और भी हम देखेंगे कि अगला प्रश्न देखेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको और कौन से टॉपिक जो है पसंद हैं जो आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और जैसे कि जनसंख्या नगरीकरण है या आर्थिक आंकड़ों वाला है,
जो भी आप बोलेंगे मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में जितना ज्यादा कमेंट आप करोगे उतनी ज्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है दोस्तों। पूरी की पूरी ये पूरी टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी, 5 टेस्ट पूरी तरीके से फ्री रहेंगे आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित है, यानी कि सारे जो है गलत है, केवल एक सही है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विटामिन B1 रेटिनॉल, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 नियासिन और विटामिन C कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल दोस्तों नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो रही है मेरे ख्याल से। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर निःशुल्क मिलते हैं। आप जो है प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी टीम पूरी तैयार रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विटामिन B2 जो है ये राइबोफ्लोविन है, ये सही है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं रेटिनॉल नहीं बोलते, इसको थायमिन बोलते हैं, इसको थायमिन बोलते हैं। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो पायरिडॉक्सिन बोलते हैं इसको, नियासिन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। और अंतिम है जो आपका विटामिन C, इसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। कैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, कैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं? विटामिन C को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो दोस्तों इस पूरे टेस्ट सीरीज में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आनुवंशिक अभियंत्रण, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 24। और ये पूरे 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें रीजनिंग को छोड़ करके 12-15 क्वेश्चन जो होंगे रीजनिंग के, उसको छोड़ करके, रीजनिंग और मैथ्स के, ये इतने प्रश्न आपको मैथ्स और रीजनिंग के आएंगे ही आएंगे। तो उनको छोड़ करके करंट अफेयर्स से लेकर के सारे टॉपिक आपको कवर कराए गए हैं। आनुवंशिक अभियंत्रण यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। पहला रोग प्रतिरोध, दूसरा है वृद्धिवर्धन, तीसरा है जंतु क्लोनिंग और चौथा है मानव क्लोनिंग। उपर्युक्त में से कुछ सफलता के साथ परीक्षण किए गए हैं, उनका नाम बताना है आपको। 1, 3, 4, 2, 3, 4 और 1, 2, 4 और 1, 2, 3, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही। कमेंट बॉक्स में तुरंत उत्तर पॉज करके वीडियो दे दिया करें, जिससे कि आपका भी इंटरेक्शन बना रहे और हमारा भी इंटरेक्शन आपसे पता चलता रहे कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग बीईओ परीक्षा दे रहे हैं या आरओ की परीक्षा आगे देंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों D 1, 2, 3, यानी कि रोग प्रतिरोधक के लिए इस पे काम किया जा रहा है। वृद्धि वर्धन के लिए यानी कि ग्रोथ के लिए आपको पता ही है कि हाइब्रिड और संकर जो है प्रजातियां आ रही हैं। और जंतु क्लोनिंग भी हो चुकी है, आपने देखा कि गौरी आदि जो है, गरिमा, ये सब जो है भैंस के बछड़े जो है बनाए गए हैं। मानव क्लोनिंग पे अभी पूरी तरीके से इस पर प्रतिबंध है, बहुत सारी जगह कुछ काम हो रहा है, लेकिन वो बहुत बेसिक लेवल का है। तो ये नहीं होगा आपका 1, 2, 3 आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अनअकैडमी लाया है आपके लिए बेहतरीन मौका। अगर आप जो है यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है फाउंडेशन कोर्स जो है 5 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही साथ भारत के टॉप एजुकेटर यहां पर आपको मिलेंगे। आप देख रहे हैं खुशबू जी हैं, मुकेश जी हैं, मृत्युंजय जी हैं, हिमांशु जी हैं, सभी एकदम टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे। और मेरे अलावा जो है आपको 40+ एजुकेटर मिलेंगे जो आपको पूरा कोर्स कवर कराएंगे दोस्तों। और ये जो चैंपियनशिप चल रही है 9 अगस्त को, ये आप लोग कल जो है ये जरूर ज्वाइन करिएगा, और इसके माध्यम से आप अपनी पूरी तैयारी चेक कर सकते हैं। चाहे आप बीईओ दे रहे हैं, चाहे आरओ दे रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और भी बैचेज हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं कि दोस्तों कभी भी आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि 2 साल की फीस मात्र 7500 रुपए, जिसमें आपको ढेर सारे कोर्सेज हैं, ऑप्शनल है, आपका प्री है, मुख्य परीक्षा है दोस्तों, आरओ, बीईओ, यूपीपीएससी, मेंस, प्री, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, सारा मेरे द्वारा कराया जाता है, और साथ में अन्य एजुकेटर भी आपको कराते हैं। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6300 रुपए, इसमें आपका मात्र 6300 रुपए। आप सोच सकते हैं कि इतने कम में आपको कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा दोस्तों। घर बैठे आप तैयारी करेंगे स्टडी फ्रॉम होम लॉकडाउन के लिए, इससे अच्छा मौका आपके लिए कुछ भी नहीं है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पर डे आपका मात्र 17 रुपए, एक चाय के खर्चे में ये आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस होती हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस बहुत ही मोटिवेटिंग होती हैं, आप उसको जरूर करें, क्विज किया करें। ईएमआई का ऑप्शन है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज कर सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जो है पूरा पेमेंट कर सकते हैं, केवल 350 रुपए पर मंथ।
बहुत ही सस्ता कोर्स है ये दोस्तों। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कौन सी कंप्यूटर भाषा है। ये कंप्यूटर से भी एक दो प्रश्न आएंगे, आपको पता ही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा फोर्ट्रान। फोर्ट्रान क्या है दोस्तों? यह एक कंप्यूटर भाषा है और यह किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो IBM कंपनी द्वारा इसका विकास किया गया है। ये हाई लेवल की भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है। इसका नाम क्या है? फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जैसे कि आप देखते हैं जावा है, ये सारे भाषा हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, इनके बारे में आपको देख लेना है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच तेजी से व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुई है? ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच, इटली जो है आज आपका देख रहे हैं, तो वो रोम के बीच जो है व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल से मिलती है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर बताएंगे। आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरिकमेडु। अरिकमेडु कहां पर है दोस्तों? अरिकमेडु में आप देखेंगे पौंडीचेरी, ये आपका दक्षिण भारत में पौंडीचेरी जो है अरिकमेडु के नाम से जाना जाता था, जहां पर ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच जो है व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने उत्तर दें। मेरे उत्तर देने से पहले जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा पर्सनली। और आपको कुछ भी सुझाव देना है और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर सूचित करें। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है? पीतल खोरा में, जुन्नार में, कार्ले में, बेडसा में। तो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बता देना है। आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्ले में। और दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि जो मदुरई है, मदुरई जो है ये किसकी राजधानी थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मदुरई जो है किसकी राजधानी थी? और ताम्रलिप्ति कहां पर है? ताम्रलिप्ति कहां पर है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये मौर्यकालीन जो है पूर्वी तट बंदरगाह था। तोंडी क्या था दोस्तों? तो तोंडी जो है चेरों के पश्चिम तट पर स्थित जो है प्रमुख बंदरगाह था। तो इनकी भी एक एक ऑप्शन की भी डिटेलिंग अगर आप रखेंगे तो ये पूरा एक ही टेस्ट पेपर में आपके 4 टेस्ट पेपर हो जाएंगे। आपको लगभग 400 से 500 प्रश्नों का ये संकलन हो जाएगा अगर आपको एनालिटिकल पढ़ाई करनी है तो। अगला हम देखेंगे एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा, वातापी के चालुक्यों द्वारा, गंग शासकों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, राष्ट्रकूटों द्वारा। राष्ट्रकूटों द्वारा जो है कृष्ण प्रथम जो इसका शासक था उसने जो है इस मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की हमारी पूरी क्लासेज जो अनअकैडमी पे पूरा अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी हमारी करंट अफेयर्स की चल रही हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना होगा? अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा जो कि बहुत ही सस्ता है। तो दोस्तों शैलीकृत स्थापत्य कला का जो है आश्चर्यजनक इसको माना जाता है एलोरा का कैलाश मंदिर। और साथ ही साथ जो है वातापी के जो चालुक्य थे उन्होंने मेतुंगी पुलकेशिन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। विरूपाक्ष महादेव मंदिर, लोक महेश्वरी त्रैलोकेश्वर मंदिर और ये सारे मंदिर जो है वातापी के चालुक्य द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा जो है एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया गया था। जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं? जिसको एक अलग ही प्रकृति का इसको बोलते हैं। यह मंदिर जो है पाषाण को काट करके, पूरे पत्थरों को काट करके बनाया गया है और शैलकृत स्थापत्य का ये एक अजूबा माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वलीउल्लाह, ख्वाजा मीर दर्द। तो आपको बताना है सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है किसने माना था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर करें। ए, शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस जो था वो कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार करता था और सत्तारी सिलसिला से था। किस सिलसिला से था ये? शाह मोहम्मद गौस जो है सत्तारी सिलसिला से थे। तो जितने भी सिलसिले हैं, सोहरावर्दी है, चिश्तिया है,
इन सभी सिलसिलों के प्रमुख लोगों के नाम जिन्होंने संस्थापना की थी उनका नाम आप जरूर याद कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको मैंने याद कराया है एक ट्रिक के माध्यम से। आप सभी को, जो लोग भी हमारे प्लस पर जुड़े होंगे उनको पता होगा, तो प्लस वाले जरूर कमेंट करें। जो लोग भी प्लस पर हैं, जो लोग BU दे रहे हैं, वो लोग भी जरूर कमेंट करें। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? कमियाड़े, दो है रॉबर्ट ब्रूसफुट, तीसरा HD सांकलिया और डी टेरा। भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का, तो आपने देखा कि ऐसी जो लिपियां पढ़ी नहीं जा सकी हैं और उनका ऐतिहासिक काल देखा गया है, तो उसके जो है अध्ययन करने की परंपरा का आरंभ जो है किसके द्वारा माना जाता है, उसको किसका श्रेय दिया गया, आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों B, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया है मेरे ख्याल से। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? A, सिकंदर तथा पोरस, B, अकबर और मोहम्मद गोरी, C, अकबर और हेमू, और D है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध जो है आप देख लीजिएगा। तो ये किनके कमेंट बॉक्स में जरूर उसका उत्तर बताएं दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा D, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा D। और ये कब लड़ा गया था दोस्तों? तो ये 1192 में लड़ा गया था, 1192 में, और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये हुआ था। और इसके बीच जो है पृथ्वीराज चौहान का भाई जो है गोविंद राय यहाँ पर मारा गया था। और सिकंदर तथा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो 326 में हुआ था, 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच। उसके बाद देखेंगे 320 में आ जाते हैं, 1920 में आपके चंद्रगुप्त मौर्य। और आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 32। तो दोस्तों सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से चुना गया है, बहुत ही शानदार और आपके इंफॉर्मेटरी जो प्रश्न होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से डाले गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर दिया करें, जिससे कि मुझे लगेगा कि आप लोग मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो आपको बताना है दक्षिणेश्वर संबंधित है महर्षि दयानंद से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, रामकृष्ण परमहंस से और अरविंद से। दक्षिणेश्वर क्या है, किससे संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे। आपका उत्तर हो जाएगा C, रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। रामकृष्ण परमहंस जो है पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई जो है राजकुमार चट्टोपाध्याय, उनको जो है दक्षिणेश्वर में इनके भाई को जो है मुख्य जो ब्राह्मण के रूप में, यानी कि पुजारी के रूप में इनको स्थापित किया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती जो है उनके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, अरविंद जो है इनके बारे में भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था गांधी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, फिनिक्स फार्म या दांडी आश्रम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें। तो इसका क्या नाम था दोस्तों? तो इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है, जिसकी स्थापना जो है 1917 में की गई थी। 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी, जिसे सत्याग्रह आश्रम नाम दिया गया था। गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन की गतिविधियों का ये प्रमुख बिंदु था। फिनिक्स फॉर्म कहाँ था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिनिक्स फॉर्म जो है वह, उसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने 1904 में की थी। ये किस राज्य में था या किस देश में था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुस्लिम लीग द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में निश्चित किया गया था? दोस्तों इसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफी मांगूंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं था और वीडियो अगर दोनों ही भाषाओं में हम करेंगे तो ये मुश्किल से बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैंने इसको हिंदी में ही रखा है। मुस्लिम लीग द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में निश्चित किया गया था? 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 17 अगस्त 1946, 18 अगस्त 1946। तो आपका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उत्तर होगा आपका B, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया 1946 को। और इसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में भी बोला जाता है, या सीधी कार्रवाई दिवस।
और बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, उन्हीं के द्वारा जो है शहीद सोहरावर्दी थे इनके मुख्यमंत्री। और मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या था? सांप्रदायिक हिंसा एवं अराजकता फैलाना। ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा और अराजकता फैलाना। तो 34 नंबर का प्रश्न हो गया दोस्तों। 35 नंबर पे हम देखेंगे दोस्तों, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव के प्रारूप की घोषणा जो है जो सर स्टोफर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। पहला कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। तीसरा है कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। और चौथा है कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? तो जो ब्रिटेन सरकार जो थी उसका प्रस्ताव था, स्टोफर्ड क्रिप्स जो लाए थे, यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव की बात चल रही है दोस्तों, उसके बारे में आपको ये बताना है। ए है 1 2 3, बी है 2 1 2 4, सी है 2 3 4 और डी है चारों। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही। कमेंट बॉक्स में जरूर तुरंत बता दिया करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन स्थिति दी जानी थी, सब प्रांतों को राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ। हालांकि ये संघ की स्थापना की बात जो 1935 में ही की गई थी, लेकिन उसको मूर्त रूप नहीं दे पाया गया था। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य जो है भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है और भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। ये सारी बातें जो है इसी में की गई थी, क्रिप्स प्रस्ताव में। आपका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कथन और कारण वाले। कथन जो है वो ए है, ये पी नहीं है, ए होना चाहिए। और आर जो है वो रीजन है, या चलिए पी को ही मान लेते हैं, यहाँ पर पी कर दिया गया है। तो महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। तो ये आपको बताना है। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर जो है पी की सही व्याख्या करता है। पी और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है पी की व्याख्या नहीं करता है। पी सही है, आर गलत है, पी गलत है, आर सही है। आपके 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में तुरंत उत्तर दिया करें। आपका सही उत्तर हो जाएगा पी सही है, आर गलत। महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन तो चलाया था 1930 में। 1930 में चलाया था। 6 अप्रैल 1930 को ये जो है दांडी मार्च, ये आंदोलन शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा की गई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी वायसराय के समक्ष 11 सूत्री कार्यक्रम की मांग, उन्होंने 11 सूत्री मांगे रखी थी, जिसमें नमक एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति इसका मुख्य उद्देश्य था, ना कि गरीबों को मुफ्त जो है नमक उपलब्ध कराना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। ए सही है, आर गलत है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए कहा गया है और दूसरे वो कारण। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो। कारण क्या है? राष्ट्रपति राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होगा। कारण क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आपको बताना है उपरोक्त वक्तव्यों में से बताना है आपको कि कौन सा। तो आप लोगों को पता ही है ऑप्शन ए आर सत्य है, आर एक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको पता ही हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो ए सही होगा दोस्तों, यानी कि ए और आर दोनों सही है। और इसका स्पष्टीकरण है क्यों? क्योंकि पदेन सभापति जो है होता ही है उपराष्ट्रपति, और उसकी अर्हताओं में आप देखेंगे कि उसको राज्यसभा, जैसे कि राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का जो है सदस्य चुने जाने योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि वह जो है पदेन सभापति होता है। किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देश तत्व नहीं? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये आपको बताना है कि कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर जरूर दिया करें, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों कि तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। यह क्या हो गया है? आपका मूल अधिकार हो गया है। ठीक है,
मूल अधिकार हो गया है। और दोस्तों 45 नंबर पे है, लेकिन इसको अब मूल अधिकार बना दिया गया है। तो मद्य निषेध आपका किस इसमें है? तो अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 47 में। गौ संरक्षण जो है, दुधारू पशुओं की हत्या न करना, ये अनुच्छेद 48 में है। और पर्यावरण संरक्षण जो आपको पता ही है, पर्यावरण संरक्षण जो है वो 48 के अंतर्गत ही आता है, 48 के अंतर्गत ही। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, गृह मंत्री को। तो ये आप सभी को पता ही होगा। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। कमेंट बॉक्स में जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक जो है इंटरटेनिंग जो है इंटरेक्शन नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को। आसान सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी, आसान से प्रश्न भी आपको मिलेंगे। दोस्तों अनअकैडमी लाया है आपके लिए बेहतरीन मौका। अगर आप जो है यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है फाउंडेशन कोर्स जो है 5 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। और साथ ही साथ भारत के टॉप एजुकेटर यहां पर आपको मिलेंगे। आप देख रहे हैं खुशबू जी हैं, मुकेश जी हैं, मृत्युंजय जी हैं, हिमांशु जी हैं, सभी एकदम टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे। और मेरे अलावा जो है आपको 40+ एजुकेटर मिलेंगे जो आपको पूरा कोर्स कवर कराएंगे दोस्तों। और ये जो चैंपियनशिप चल रही है 9 अगस्त को, ये आप लोग कल जो है ये जरूर ज्वाइन करिएगा। और इसके माध्यम से आप अपनी पूरी तैयारी चेक कर सकते हैं, चाहे आप बीईओ दे रहे हैं, चाहे आरओ दे रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और भी बैचेज हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। दोस्तों कभी भी आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि 2 साल की फीस मात्र 7500 रुपए, जिसमें आपको ढेर सारे कोर्सेज हैं, ऑप्शनल है, आपका प्री है, मुख्य परीक्षा है दोस्तों, आरओ, बीईओ, यूपीपीएससी, मेंस, प्री, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, सारा मेरे द्वारा कराया जाता है। और साथ में अन्य एजुकेटर भी आपको कराते हैं। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6300 रुपए, इसमें आपका मात्र 6300 रुपए। आप सोच सकते हैं कि इतने कम में आपको कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा। दोस्तों घर बैठे आप तैयारी करेंगे स्टडी फ्रॉम होम लॉकडाउन के लिए, इससे अच्छा मौका आपके लिए कुछ भी नहीं है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पर डे आपका मात्र 17 रुपए, एक चाय के खर्चे में ये आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस होती हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस बहुत ही मोटिवेटिंग होती हैं, आप उसको जरूर करें, क्विज किया करें। ईएमआई का ऑप्शन है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज कर सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जो है पूरा पेमेंट कर सकते हैं, केवल 350 रुपए पर मंथ। बहुत ही सस्ता कोर्स है ये दोस्तों। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज। लेकिन इन प्रश्नों की प्रकृति जो है वो आपको एनालिटिकल है, आप जो है इसको समझ करके कई और भी चीजें, और भी राष्ट्रपति कौन कौन से प्रतिवेदन रखाता है, ये आप उसके साथ ही याद कर लेंगे। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है ए, शक्तियों का विभाजन, बी, अंकुश एवं संतुलन, सी, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। ये जो है आपको बताना है कि संसदीय सरकार का जो सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे कार्य करती है, वो कौन सा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा विधायिका और एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, क्योंकि एक दूसरे से ही ये जुड़े हुए हैं। भारत में जो विधायिका है मुख्य रूप से कार्यपालिका का भी काम वही करती है, लेकिन जो मेन कार्यपालिका का काम जो होता है वो ब्यूरोक्रेसी करती है, लेकिन उसके नीति नियंता जो है वो वही होते हैं, ऊपर के लोग, यानी कि हमारी विधायिका ही होती है। 41 नंबर का प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, केंद्र और राज्य। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और इससे प्रश्न अभी भी लगातार आते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, केंद्र और राज्य के बीच जो है संबंधों को, केंद्र संबंध को सरकारी आयोग बोला ही जाता है। तो ये आप लोग उत्तर हो जाएगा आपका डी। बुल एंड बियर संबंधित है स्टॉक मार्केट से, रिजर्व बैंक से, भारतीय संविधान से, जंतु विज्ञान से। तो बुल एंड बियर जो है, बुल एंड बियर जो है वो किससे संबंधित है? तेजड़िया मंदड़िया इसको बोलते हैं। तो आप सभी को अगर नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा स्टॉक मार्केट से। तो बुल क्या होता है दोस्तों? तेजड़िया। और ये जो होता है बियर जो होता है वो जो होता है मंदड़िया होता है। जो बाजार में तेजी लाते हैं उनको तेजड़िया बोलते हैं, यानी कि खूब सारी जो है खरीदारी करते हैं।
वह व्यक्ति जो है स्टॉक की कीमतों गिरने की आशा करने किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा से बेचता है, वह मंदड़िया कहलाता है। जो वस्तुओं को बेचता है उसको मंदड़िया कहलाता है, जो खरीदता है उसको तेजड़िया या बुल कहते हैं। बुल एंड बियर जो है ये आपको बताना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आय की असमानता किसके द्वारा मापी जाती है? औसत, औसत विचलन, मानक विचलन, लॉरेंज वक्र। आय की असमानता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, लॉरेंज वक्र की जो है लॉरेंज वक्र के द्वारा जो है कुल आय की मात्रा मापी जाती है, और आबादी और आय के बीच असमानता को भी मापा जाता है लॉरेंज वक्र के द्वारा। घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव है स्फीतिक, अपस्फीतिक, अवनमन यानी डिप्रेशन, या मंदी रिसेशन। घाटे की जो वित्त व्यवस्था होती है, आपको पता ही है कि जो जितने भी लोक कल्याणकारी सरकारें हैं, विशेषकर जो है विकासशील देश जो हैं, वो क्या करते हैं, घाटे की ही अर्थव्यवस्था बताती है, यानी कि खर्च ज्यादा करते हैं। तो आपको उत्तर बताना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बता रही है। आप सभी से बहुत ज्यादा निवेदन है दोस्तों, फिर हम लोग इसको डिटेल में देख लेंगे कि घाटे की जो वित्त व्यवस्था है जो वो क्या दिखाती है, स्फीतिक होती है, यानी कि इन्फ्लेशन को बढ़ावा देती है, वो पैसा मार्केट में ज्यादा जाता है। तो ये होता है स्फीतिक। अवस्थितिक, अवस्थितिक क्या है, अवस्थिति क्या है, इसको क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन। मंदी जो है, इसमें बेरोजगारी और महंगाई दोनों साथ साथ रहती है, इसको मंदी बोला जाता है। लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया जो अध्ययन किए गए मैक्सिको में, ब्राजील में, इंडोनेशिया में, भारत में। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ए, मैक्सिको में। मैक्सिको में क्या किया गया है दोस्तों कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने 1941 में रॉबर्ट रेडफील्ड ने 1941 में मैक्सिको में अपने अध्ययन के आधार पर लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया था 1941 में। लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा का, अब यह अवधारणा क्या है बहुत जानने की जरूरत नहीं है आपको। अगला हम प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, 46 नंबर का प्रश्न, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इस तरीके के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, किसमें जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है ये आपसे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, एशिया। आपको पता है एशिया के दो बड़े देश ऐसे हैं जैसे चीन और भारत हैं जो टॉप 2 पॉपुलेशन रखते हैं पूरे विश्व में। तो ये लगभग आधे से अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है, और इसका जनघनत्व सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे पहले और दूसरे नंबर के जो देश हैं वो एशिया में भी हैं। 47 नंबर का प्रश्न देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है FRI कहां पर है? आपको बताना है दिल्ली, भोपाल, देहरादून और लखनऊ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देहरादून। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? देहरादून में। आसान सा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है भूमसेन देवता की पूजा करती है? थारू, बोक्सा, जाड़ या भोटिया? आपको बताना है कौन सी जनजाति जो है भूमसेन देवता की पूजा करती है? थारू, बोक्सा, जाड़ और भोटिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोक्सा जनजाति। बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए तुरंत। बोक्सा जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और यह जो है उत्तराखंड में भी कुछ भागों में पाई जाती है बोक्सा। और इनकी जनजाति जो है पूजा किसके करते हैं? भूमसेन देवता की पूजा करते हैं। कुछ छिद्र, यह कृष्ण छिद्र, सॉरी कुछ छिद्र नहीं, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल। ब्लैक होल एक रेखा, एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बचकर निकलने नहीं देता है। तो आप लोगों को ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता है। अभी ब्लैक होल की इमेज भी सर्च की गई है, और चीन ने एक ऐसे ब्लैक होल की खोज की है जो सूर्य से 70 गुना बड़ा है। ठीक है, उसका नाम कमेंट बॉक्स बताइए। जो लोग करंट अफेयर्स कर रहे थे, क्लास कर रहे हैं, उनको बताया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये बताया गया है। तो
आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। ब्लैक होल क्यों ब्लैक होल कहलाता है? क्योंकि इसमें से कोई भी इवन लाइट भी क्या कर सकती है? सरपास नहीं कर सकती, यह इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते, क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। सी क्या है? चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। और डी है, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो आपको बताना था, इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा धरातल, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्तियों के बीच एक दूसरे की बात नहीं सुन सकने का कारण क्या है? तो उसका कारण है दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ही हमारे ध्वनि के स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो वहां पर जब वायुमंडल ही नहीं है तो समस्या होगी ही होगी, वायु जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी। अगला हम देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 51। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो आपको याद होगा, मैंने जो ज्योग्राफी की क्लास ली थी तो उसके पहले ही चैप्टर में ये पूरी चीजें हैं कि सीमा किस किस राज्यों से कैसे बनाता है, कितने तटीय राज्य हैं, कौन सी देश से सीमा सर्वाधिक बनता है, सबसे कम सीमा किस देश से बनता है। तो ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ये 4096 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। 4096 किलोमीटर की सीमा भारत बनाता है, सर्वाधिक जो है सीमा यहीं से। और सबसे कम सीमा किस राज्य से बनती है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताएं किस देश से भारत जो है सबसे कम सीमा बनाता है, किस देश से, पड़ोसी देश से। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फोन एक स्थानीय पवन है, चीन की, कोरिया की, जापान की और स्विट्जरलैंड की। तो फोन के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, और ये जो कई बार पूछा भी जा चुका है, यूपीपीसीएस का ये पेट क्वेश्चन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों ये जो फोन है वो स्विट्जरलैंड की एक स्थानीय पवन है जो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरते हुए गर्म एवं शुष्क हवा होती है, और इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है स्विट्जरलैंड पर पड़ता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चारागाह भी मिल जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पे डेयरी फार्म भी काफी बड़े स्तर पर विकसित है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे दोस्तों। सारगैसो समुद्र की विशेषता है अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवण पानी और विशिष्ट समुद्री वनस्पति। सारगैसो आपको नाम से ही पता है, सारगैसो जो है क्या है? तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा आपका विशिष्ट समुद्री वनस्पति है, ये इसमें स्थित होते हैं और इसको प्लैंकटन बोलते हैं, प्लैंकटन। ठीक है, प्लैंकटन समुद्री वनस्पतियां यहां पर पाई जाती हैं सारगैसो सागर में। मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का और सतपुड़ा श्रेणी का। ये इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि ये यूनिक स्ट्रक्चर है आपका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड का भाग है जो कि बीच में गर्त होने से अलग हो गया है। और गंगा सिंधु के क्षेत्र में दक्षिण में त्रिभुजाकार क्षेत्र में प्रायद्वीपीय खंड कहा जाता है, और मेघालय का पठार इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र का एक भाग है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है नीति दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से, लंपिया धुरा दर्रे से, बड़ा होती दर्रे से। तो आपको अभी बताया गया कैलाश मानसरोवर, जो लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो 1 नंबर के हमारे राष्ट्रीय जो इशू है उसमें है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए इसके उत्तर, क्योंकि जिन लोग पढ़ा चुके हैं ना, जो लोग खास करके जो हमारी जो लाइव क्लासेस कर रहे हैं एकेडमी पे, उनको करंट अफेयर से तो मैं जहां तक सोचता हूं कुछ भी नहीं गलत होना चाहिए। और अभी जो लोग नहीं भी लाइव क्लास करते हैं उनके लिए भी ढेर सारी क्लासेस मैं लेकर के आ रहा हूं। करंट अफेयर्स आपका पूरी तरीके से निःशुल्क कराया जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए, अभियान सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें। तो आपका अगला प्रश्न उत्तर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। अभी 80 किलोमीटर की सड़क भी बनाई गई है लिपुलेख दर्रे पर, और ये कहां से कहां तक को जोड़ता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कैलाश मानसरोवर जो है यह जो है काफी चर्चा में रहा है क्योंकि इसका दूसरा रूट बना दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी कई प्रश्न आएंगे, घाघरा, गंडक, राप्ती और सरयू। तो आप देख रहे हैं सरयू नदी जो घाघरा नदी जो है वो काफी चर्चा में है।
इस बार देखा है आपने हाल ही में जो राम जन्मभूमि पर जो है मंदिर भी स्थापित कर दिया गया है, उसकी नींव भी रख दी गई है, उसका निर्माण शुरू हो गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, राप्ती नदी पर है। गोरखपुर किस नदी पर है? राप्ती नदी पर है। और यह जो है राप्ती नदी मध्य नेपाल के दक्षिणी भाग में निचली पर्वत श्रेणियों से प्यूथान नगर से उत्तर में निकलती है और ये लगभग इसकी लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर। आपको अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अनअकैडमी लाया है आपके लिए बेहतरीन मौका। अगर आप जो है यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है फाउंडेशन कोर्स जो है 5 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है और साथ ही साथ भारत के टॉप एजुकेटर यहां पर आपको मिलेंगे। आप देख रहे हैं खुशबू जी हैं, मुकेश जी हैं, मृत्युंजय जी हैं, हिमांशु जी हैं, सभी एकदम टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे। और मेरे अलावा जो है आपको 40+ एजुकेटर मिलेंगे जो आपको पूरा कोर्स कवर कराएंगे दोस्तों। और ये जो चैंपियनशिप चल रही है 9 अगस्त को, ये आप लोग कल जो है ये जरूर ज्वाइन करिएगा और इसके माध्यम से आप अपनी पूरी तैयारी चेक कर सकते हैं। चाहे आप बीईओ दे रहे हैं, चाहे आरओ दे रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और भी बैचेज हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं कि दोस्तों कभी भी आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लें क्योंकि 2 साल की फीस मात्र 7500 रुपए, जिसमें आपको ढेर सारे कोर्सेज हैं, ऑप्शनल है, आपका प्री है, मुख्य परीक्षा है दोस्तों, आरओ बीईओ, यूपीपीएससी, मेंस, प्री, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग सारा मेरे द्वारा कराया जाता है और साथ में अन्य एजुकेटर भी आपको कराते हैं। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6300 रुपए, इसमें आपका मात्र 6300 रुपए। आप सोच सकते हैं कि इतने कम में आपको कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा दोस्तों। घर बैठे आप तैयारी करेंगे स्टडी फ्रॉम होम लॉकडाउन के लिए, इससे अच्छा मौका आपके लिए कुछ भी नहीं है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पर डे आपका मात्र 17 रुपए, एक चाय के खर्चे में ये आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस होती हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस बहुत ही मोटिवेटिंग होती हैं, आप उसको जरूर करें, क्विज किया करें। ईएमआई का ऑप्शन है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज कर सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जो है पूरा पेमेंट कर सकते हैं, केवल 350 रुपए पर मंथ। बहुत ही सस्ता कोर्स है ये दोस्तों। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज, बहुत ही मजा आएगा। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो काफी लंबी होगी, मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे की हो जाएगी, फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉज कर करके आप लोग उत्तर भी देते रहिए। निम्न में से सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित करना है। फरक्का, घाटप्रभा, हीराकुंड और काकरापार, तो ये सारे जो है क्या है, डैम है और ये किस राज्य में आपको ये बताना है। आपका उत्तर है 1, 4, 2, 3, तो ये एक बार उत्तर जरूर आप लोग मिला लीजिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एक का ए, फरक्का पश्चिम बंगाल में और घाटप्रभा जो है कर्नाटक में, हीराकुंड जो है आपको पता ही है, हीराकुंड कहां पर है, उड़ीसा में, और काकरापार जो है वो गुजरात में। तो ये आपका पूरा सुमेल हो गया। प्रश्न संख्या 57, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता है, ये भी अच्छा प्रश्न है। राजमार्गों के बारे में जो महत्वपूर्ण राजमार्ग हैं उनके बारे में आप लोग जरूर देख लें। तो आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है कहां से नहीं गुजरता है, तो आपको बताना है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता है, बाकी कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन जगहों से जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो है राष्ट्रीय जो राजमार्ग संख्या 4 से गुजरते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, ये भी फैक्चुअल प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न आ जाएंगे। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे गुरु रामदास भी कहा गया है, या अमृतसर में है, आपका उत्तर हो जाएगा सी, अमृतसर में। बद्रीनाथ मंदिर कहां पर स्थित है, तो आपको यहां से भी प्रश्न आने की संभावना है क्योंकि टूरिज्म के फील्ड में ये काफी इनोवेशन यहां किया जा रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा
अमृतसर। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है चमोली जनपद में, रुद्रप्रयाग जनपद में, टिहरी और उत्तरकाशी में। तो ये कहाँ पर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चमोली जिले में। चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर रीजनिंग के 12-14 थे, अब मैथ्स के कुछ आ जाएंगे, तो इनको हम लोग छोड़ देंगे। हाँ, इसका सोल्यूशन जो है आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि जो है 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? ये सारे जो है मैथ्स के, रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो आप लोग कर ही सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की जनगणना से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें यूपी स्पेशल भी रहेंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ए कानपुर, बी गाजियाबाद, सी गौतम बुद्ध नगर और डी इटावा। तो आपको बताना है 76 नंबर का प्रश्न दोस्तों। बीच में मैथ्स के जो क्वेश्चन थे उनको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। आपको PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, यानी कि आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। यहां पर जो है साक्षरता कितनी है? 80.12% जो है यहाँ पर साक्षरता पाई जाती है, वो काफी अधिक है। और जनगणना के वास्तविक आंकड़ों में आप देखेंगे तो कानपुर नगर जो है 79.65, इटावा जो है 78.41, गाजियाबाद 78.04 जो है ये है सर्वाधिक जो है साक्षरता वाला जिला जो है 80.12। वो कौन सा है? वो गौतम बुद्ध नगर है। निम्नलिखित में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता? चित्रकूट, जौनपुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र। तो ये भी बहुत इंटरटेनिंग क्वेश्चन है, कौन सा जो है इसके साथ सीमा नहीं बनाता है? तो दोस्तों सोनभद्र है जो प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है। उत्तर प्रदेश विभाजित किया जाता है 11 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, 7 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। आपका उत्तर हो जाएगा बी, 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में यह जो है मनाया जाता है, विभाजित किया जाता है उत्तर। तो इसमें 9 है, जैसे पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, विंध्यन क्षेत्र है, केंद्रीय मैदानी क्षेत्र है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, भाबर और तराई क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, पश्चिमी मैदान क्षेत्र है, दक्षिणी अर्ध पश्चिमी क्षेत्र है, ये भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन से जो है जनपद मध्य गंगा नहर के लिए लाभान्वित हुए हैं? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। आपको बताना है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। तो उत्तर हो जाएगा आपका केवल 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3 और डी 2, 3, 4। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका 2, 3, 4, यानी कि एक जो नहीं है। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस जो है तीनों जनपद जो है गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं। ठीक है। 80 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट और जिप्सम। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज जो है दोस्तों, फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? आपको बताना है ए चूना पत्थर, बी अभ्रक, सी बॉक्साइट और डी जिप्सम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर किया करें। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, अभ्रक जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, बाकी बॉक्साइट, जिप्सम और चूना पत्थर जो है आप देखेंगे चूना पत्थर मिर्जापुर, सोनभद्र में पाया जाता है। बॉक्साइट जो है वह बांदा, वाराणसी और ललितपुर में पाया जाता है, और जिप्सम जो है झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। तो अभ्रक की जो है मात्रा यहाँ नहीं पाई जाती है। हालांकि भारत में अभ्रक की बहुत सारी मात्राएं पाई जाती हैं, अभ्रक का उत्पादक है भारत ठीक ठाक।
निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत, थारू, सहारिया, धुनिया। तो इनमें से बताना है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपका उत्तर हो जाएगा बी, थारू जनजाति जो है सर्वाधिक है। थारू जनजाति जो है सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, और यह जनजाति जो है गोरखपुर के तराई भागों में पाई जाती है। आप देखेंगे बलरामपुर आदि क्षेत्रों में भी थारू जनजातियां काफी पाई जाती हैं, और यह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है। जैसे मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों में सहारियां पाई जाती है, सहारिया जो है मध्य प्रदेश के, और राजस्थान में भी कुछ शायद पाई जाती है। तो ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के गुना आदि क्षेत्रों में पाई जाती है सहारिया। और धुनिया जो है वह धुरिया है, ये धुरिया है मेरे ख्याल से। धुरिया और गोंड जो है समूह की ही उप जनजाति है, गोंड समूह की उप जनजाति है। तो ये जो है आपके कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे गोरखपुर क्षेत्र में भी पाई जाती है, बस्ती, सिद्धार्थनगर आदि क्षेत्रों में भी पाई जाती है। बनरावत जो है जनजाति जो है वह बनरावत, बनरौत भी बोलते हैं इसको, यह बागपत जंगल के राजा आदि के नामों से जाना जाता है। उत्तराखंड में बहुत कम संख्या में पाई जाती है, ये उत्तराखंड में बनरौत या बनरावत जनजाति पाई जाती है। तो थारू जनजाति जो उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वाधिक है। इनमें से जो निम्नलिखित में से अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहपुर उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है सुलहपुर उत्सव कहाँ मनाया जाता है आपको बताना है। आपका सही उत्तर है दोस्तों ए। आपने देखा तो सुलहपुर का अर्थ होता है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, सभी को एक परिवार मानना सुलहपुर का मेन उद्देश्य था, जो कि अकबर द्वारा यह प्रथा चलाई गई थी। और मुस्लिम एकता के, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में आगरा में आयोजित किया जाता है। और आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय और भारतेंदु नाट्य अकादमी। इनमें से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत विश्वविद्यालय था वो कब स्थापित किया, कौन स्थापित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कि लगभग जो है 1926 में स्थापित किया गया था। उसका नाम पहले दूसरा था, और शास्त्रीय संगीत के लिए मॉरिस कॉलेज की नींव पड़ी थी। ये इसका नाम पहले मॉरिस कॉलेज था, बाद में 1966 में बदलकर इसका नाम जो है मॉरिस कॉलेज था। बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, भातखंडे। कब किया गया? तो ये 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है 1966 में इसका नाम बदल करके ये कर दिया गया। और अक्टूबर 2002 के अधिनियम के अनुसार जो है भातखंडे संगीत महाविद्यालय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया इसको, तो महाविद्यालय को विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है। ये हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? ये कई बार पूछा गया है प्रश्न, तो इसको आप लोग देखिए, रिपीटेड प्रश्न भी आप लोग जरूर देखा करें, यहाँ से भी प्रश्न आपको आएंगे। 1992 में यह किसान बही योजना शुरू की गई थी, 1992 में, और यह जो है किसानों के लिए थी। 2002 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीज किसान निगम की स्थापना हुई थी। अगला हम प्रश्न देखेंगे, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं जो है मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? 0, 1, 2 और 3। तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताते रहिए। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, 2 महिलाएं रही हैं, और सुचेता कृपलानी और मायावती जी 2 लोग रही हैं। तो सुचेता कृपलानी का कार्यकाल क्या था? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुचेता कृपलानी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो आप देख सकते हैं कि ये 1963 से 1967 तक रही हैं, और मायावती जी 2 बार रही हैं, मेरे ख्याल से 4 बार रही हैं।
उनका कार्यकाल जो है 1995 से 2012 के बीच में 4 बार रहा है। 1995 से लेकर के 2012 तक जो है, उसके बाद उनको मौका नहीं मिला। 1995 से 2012 तक जो है वह लगभग 4 बार रही हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गहन मिशन इंद्रधनुष निम्न में से किससे संबंधित है? ए बैंकिंग सुधार से, बी कृषि सुधार से, सी टीकाकरण से और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गहन मिशन इंद्रधनुष जो है किससे संबंधित है? तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपका उत्तर हो जाएगा सी जो है, अभी ये दूसरा वर्जन इसका शुरू किया गया है। इंटेंस जो है मिशन इंद्रधनुष दूसरा वर्जन शुरू किया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इजराइल की यात्रा पर जाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। तो ये आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मिशन इंद्रधनुष के बारे में हम देख लेते हैं कि यह जो है टीकाकरण से है। आपको पता है कि 7 रंगी टीका जो है 7 बीमारियों के लिए, जो 8 बीमारियां हैं उनके हटाने के लिए, जिसमें डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, धनुष टंकार जो है, पोलियो या जो है टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस और जापानी कपाल ज्वर भी जो है आपका जापानीज इंसेफ्लाइटिस कुछ राज्यों में भी है, उनके लिए भी ये चलाया जा रहा है। और यह 90% जो है से अधिक लाभार्थियों को पूरी तरीके से टीकाकरण का लाभ दिया जा चुका है। अगला हम देखेंगे, उत्तर हो जाएगा इसका 87 वाला जो प्रश्न था, उत्तर हो जाएगा डी। नरेंद्र मोदी जो है पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इजराइल की यात्रा पर गए। कब गए थे? तो ये 4 से 7 जुलाई 2017 को, जुलाई 2017। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इजराइल भारत संबंध जो इस समय आप देख रहे हैं उस पर प्रगाढ़ता आ रही है, तो उसमें भी काफी सुधार हुए हैं और इससे सुधार को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। चीन से पहले एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप का नाम क्या था? चीन के पहले एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप का नाम क्या है? इनसाइड, पार्कर सोलर प्रोब, कलाम सेट, विनस। तो आपको बताना है कि चीन का जो पहला एक्सरे टेलीस्कोप है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ए, इनसाइड। इनसाइड क्या है? यह चीन का पहला टेलीस्कोप है। और पार्कर सोलर प्रोब क्या है दोस्तों? पार्कर सोलर प्रोब जो है यह कोरोना का, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा शुरू किया गया है। कलाम सेट आप सभी को पता ही है कि नासा द्वारा भेजा गया एक भारतीय छात्र द्वारा निर्मित किया गया उपग्रह, बहुत छोटा सा था ये। और वीनस जो है इजराइल का पर्यावरणीय अनुसंधान उपग्रह है। चलिए अगला हम देख लेते हैं 89 नंबर का प्रश्न। पेरू में हुई राष्ट्रपति चुनाव में किसे पेरू का राष्ट्रपति चुना गया? अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, इमैनुअल मैक्रोन, प्रिंस फिलिप, मार्टिन विजकारा, क्रिस्टीना लेगार्ड। तो पेरू में जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है उसमें आपको बताना है कि किसको जो है अभी हाल ही में चुना गया, किसके रूप में? राष्ट्रपति के रूप में। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, मार्टिन विजकारा। मार्टिन विजकारा दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के हैं, आपको पता ही है। फ्रांस का जो नया राष्ट्रपति चुना गया है उसका नाम बताइएगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में। भारतीय रिजर्व बैंक जो है महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के रूप में 100 रुपए का नोट जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 रुपए का नोट जारी किया। निम्न के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करें। ठीक है, नए 100 रुपए के नोट पर के अग्रभाग पर रानी की वाव का चित्रण है। एक नोट के अग्रभाग और पृष्ठ दोनों भाग पर डिजाइन रेखीय पैटर्न है। रानी की वाव जो है 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ। नोट के अग्रभाग में संख्या पैनल, जिसमें ऊपर बाईं ओर तथा नीचे दाईं ओर छोटे से बढ़ते आकार के अंक हैं। तो ये आपको बताना है कौन से कथन सत्य है। 1, 2, 1, 3, 3, 4 और उपयुक्त सभी। आपका उत्तर हो जाएगा सी, 3, 4 ये सही है। रानी की वाव को यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया। नोट के अग्रभाग में संख्या पैनल, उसके बाईं ओर तथा नीचे दाईं ओर छोटे से बढ़ते आकार का क्रम दिया गया है। तो आप देखेंगे तो आप
आपका उत्तर होगा मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, सभी होना चाहिए। रानी की वाव है ही, उपयुक्त सभी होना चाहिए, तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला हम देख लेंगे प्रश्न संख्या 91। फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया, उनका नाम क्या था? फरवरी 2019 में। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है थोड़ा पुराने हैं, तो इनको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये प्रश्न जो है आपसे पूछे नहीं जाएंगे। करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं थोड़े से पुराने हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स मैं बहुत ज़्यादा कराऊंगा, आपको उससे परेशानी नहीं मिलेगी। चलिए हम देख लेते हैं 101 नंबर का प्रश्न। सूची 1, प्रकृति में प्राप्त पदार्थों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के लिए नीचे कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो हीरा, संगमरमर, रेत और माणिक्य, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको बताना है, सुमेलित करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखा करें। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि हीरा में कार्बन पाया जाता है, आप सभी को पता है, यहीं से आप मिलान कर लेंगे, ए का 4। और संगमरमर में सभी को पता है कैल्शियम पाया जाता है, तो बी। और रेत सिलिकॉन, सी का 2। और डी जो माणिक्य है उसमें एल्युमिनियम, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बी। इसको मिला लीजिएगा, ये कई बार जो है पूछा जा चुका है, मतलब एक एक और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? चीन, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसकी ज्यादा जो है क्या है हिस्सेदारी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे टॉप पर है, उसके बाद जो है चीन, उसके बाद तीसरे स्थान पर जर्मनी। तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? निम्न में से किसे विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? कोस्टारिका, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। तो ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। आपका बी है, सेंटोस जो है वो क्या कहलाता है? कॉफी बंदरगाह कहलाता है, कहवा। जो ब्राजील का साओ पोलो है, ये भी जो है काफी फेमस है। सेंटोस जो है यह जो है कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। भारत की निम्न में फसलों में से किस फसल के अंतर्गत जो है उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? सिंचित क्षेत्र का पूछ रहा है दोस्तों, जो एरीगेटेड है। आपका उत्तर ए है गेहूं, बी चावल, सी तिलहन, डी जो तिलहन और डी जो है गन्ना। तो आपको बताना है, उत्तर हो जाएगा आपका। दोस्तों अनअकैडमी लाया है आपके लिए बेहतरीन मौका। अगर आप जो है यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है फाउंडेशन कोर्स जो है 5 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही साथ भारत के टॉप एजुकेटर यहां पर आपको मिलेंगे। आप देख रहे हैं खुशबू जी हैं, मुकेश जी हैं, मृत्युंजय जी हैं, हिमांशु जी हैं, सभी एकदम टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे। और मेरे अलावा जो है आपको 40+ एजुकेटर मिलेंगे जो आपको पूरा कोर्स कवर कराएंगे दोस्तों। और ये जो चैंपियनशिप चल रही है 9 अगस्त को, ये आप लोग कल जो है ये जरूर ज्वाइन करिएगा, और इसके माध्यम से आप अपनी पूरी तैयारी चेक कर सकते हैं। चाहे आप बीईओ दे रहे हैं, चाहे आरओ दे रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और भी बैचेज हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं कि दोस्तों कभी भी आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि 2 साल की फीस मात्र 7500 रुपए, जिसमें आपको ढेर सारे कोर्सेज हैं, ऑप्शनल है, आपका प्री है, मुख्य परीक्षा है दोस्तों, आरओ, बीईओ, यूपीपीएससी, मेंस, प्री, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग सारा मेरे द्वारा कराया जाता है, और साथ में अन्य एजुकेटर भी आपको कराते हैं। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6300 रुपए, इसमें आपका मात्र 6300 रुपए। आप सोच सकते हैं कि इतने कम में आपको कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा दोस्तों। घर बैठे आप तैयारी करेंगे स्टडी फ्रॉम होम लॉकडाउन के लिए, इससे अच्छा मौका आपके लिए कुछ भी नहीं है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं,
पर डे आपका मात्र 17 रुपए एक चाय के खर्चे में ये आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस होती हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस बहुत ही मोटिवेटिंग होती हैं, आप उसको जरूर करें, क्विज किया करें। ईएमआई का ऑप्शन है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज कर सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जो है पूरा पेमेंट कर सकते हैं, केवल 350 रुपए पर मंथ। बहुत ही सस्ता कोर्स है ये दोस्तों। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कीजिए, गन्ना, जो कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो है सिंचित क्षेत्र है, ठीक है, बोया जाने वाला क्षेत्र नहीं दोस्तों, सिंचित क्षेत्र पूछा गया यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। अगला कथन है कि भारत और उड़ीसा भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और तीसरा है भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको बताना है कि सत्य कथन कौन कौन से हैं। एक, केवल एक, 2, 3, 1, 3 और सभी। आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3। पहला जो अगर आप देखेंगे कि जो आंकड़े हैं 18-19 के हैं ये, तो उसके अनुसार जो है लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडारक जो है वह कर्नाटक है। और विश्व का लौह अयस्क का दूसरा उत्पादक राज्य जो है भारत नहीं है। दूसरा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये चौथा उत्पादक राज्य है भारत। ये थोड़ा पुराना डेटा है, करंट से क्या होगा इसको मैं अपडेट कर दूंगा। भारत में उड़ीसा लौह उत्पादक का है, तो ये 1 और 3 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सीमेंट पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन, चीनी सिलवासा और लौह इस्पात जो है राउरकेला। इनमें से बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, सिलवासा। सिलवासा कहाँ पर है? दमन द्वीप में है। तो ये जो है इसके लिए, चीनी के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? चीनी के लिए नहीं है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के शामली में होता है चीनी, और दादर नगर हवेली की राजधानी है ये सिलवासा। दादर नगर हवेली की राजधानी है। दमन दीव और दादर नगर हवेली को अब मिला दिया गया है, तो दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। यह जो है चीनी के लिए नहीं है। बाकी सीमेंट पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन और लौह इस्पात जो है राउरकेला। प्रश्न संख्या 107 देखेंगे दोस्तों। भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गोवा। आपका उत्तर है ए, गोवा। बी, आंध्र प्रदेश। सी, कर्नाटक और डी, केरल। इसमें से आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो सिलिकन स्टेट के रूप में किसको जाना जाता है? कर्नाटक को, बेंगलोर को सिलिकन वैली बोला जाता है, जहां सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ की है। तो अगला हम प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ जो है दोस्तों आपको पूरी टेस्ट सीरीज जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड अनअकैडमी के चैनल पे आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारा 88, कोई प्रॉब्लम हो 02913517 इस पर व्हाट्सएप करें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। और भी हमारे फ्री टेस्ट हुए हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए @अभियान सिविल सर्विसेज आप लोग जरूर टाइप कर लें। अभियान सिविल सर्विसेज, जिसपे आपको फ्री मैगजीन भी हमारी मिलेगी दोस्तों। पिछले 2 महीने से मैगजीन हमारी आ रही है, 3 महीने से, जो कि आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। बहुत ही एक क्वालिटी की मैगजीन होगी, उसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे ढेर सारे कोर्सेज होते हैं, RO, BEO, यूपीएससी। डेली आपको 100 क्वेश्चन के आसपास मिलते हैं, और वीकली जो है लगभग 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये आप लोग जो है संडे को तो आप देखिएगा कि बहुत ही फुल टेस्ट ही यहाँ पर मिलते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है लखनऊ, जबलपुर, कानपुर, नई दिल्ली। कई बार पूछा जा चुका है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो कानपुर में। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई? दार्जिलिंग में, शिव समुद्र में, मोहरा या खपोली। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? 109 नंबर का प्रश्न है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में भारत का पहला विद्युत संयंत्र है, जल विद्युत संयंत्र है, जिसकी स्थापना जो है 1886 में की गई थी। 1886 में की गई थी। और
अगला प्रश्न हम देख लेंगे, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? चना, सरसों, कपास और गेहूं। राजस्थान किसका प्रमुख उत्पादक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, सरसों। तिलहन में इसका भी स्थान है। सरसों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन से हैं? दुर्गादास, वेब मिलर, फ्रैंक मोरिस, लुइस फिशर। इसमें आपको बताना है कि कौन जो है इसमें इनके राइटर है। तो आपका है दुर्गादास जी हैं, जिन्होंने इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक हैं। डेली न्यूज समाचार पत्र का प्रकाशन कौन सा देश करता है? ए न्यूयॉर्क है, बी भारत, सी लंदन और डी पेरिस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए न्यूयॉर्क। डेली न्यूज समाचार जो पत्र है उसका प्रकाशन करता है। प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नाटक के क्षेत्र में, महिलाओं के अधिकार के क्षेत्र में, बच्चों के अधिकार के क्षेत्र में, या पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में? किस में दिया जाता है दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत बताते रहिए, इससे बहुत ही इंटरटेनिंग हो जाएगा, बहुत ही इंटरैक्टिव भी होगा। इंटरैक्टिव और इंटरटेनमेंट दोनों ही आपको चाहिए। तो आप जो है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित ये टायलर पुरस्कार है दोस्तों, जिसमें आप देखेंगे कि 2015 में एक भारतीय को भी ये पुरस्कार मिला था। उसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। माधव गाडगिल है। माधव गाडगिल आपने पढ़ा होगा। 2019 में यह पुरस्कार किसको मिला है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2019 का टायलर पुरस्कार। कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर करें। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और ये वीडियो रहेगी आपके लिए दोस्तों। अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को यहाँ पर जांच सकते हैं। किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? रमन प्रभाव दिवस, प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के लिए, SSLV का सफल प्रक्षेपण के लिए होमी जे भाभा का जन्मदिन है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो रमन प्रभाव के लिए होता है। आपका उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी को रमन इफेक्ट के रूप में मनाया जाता है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, सूरत, मुंबई, जयपुर। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि रोजगार स्कीम से संबंधित जो है प्रश्न काफी पूछे जाएंगे। तो IRDP, ट्राइसेम, ड्वाक्रा और JRY। आपको बताना है किसको शामिल नहीं किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा JRY को शामिल नहीं किया। बाकी IRDP, ट्राइसेम और ड्वाक्रा सभी को शामिल कर लिया गया। निम्नलिखित देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? फ्रांस, इटली, सिएरा लियोन और सिंगापुर। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए फ्रांस। फ्रांस जो है प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। दोस्तों अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई अन्य कार्यक्रम आपको है, किसी और टॉपिक पे वीडियोस रिकमेंड करनी है, तो आपके द्वारा, ये चैनल आपका है दोस्तों, मेरे द्वारा जो है ये अब डेली के रूप में ये संचालित किया जाएगा। और मेरे जो वीडियोज आएंगे वो जो है 5 से 6 और 7 से 8 के बीच में आएंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसपे ढेर सारे कार्यक्रम आपको अभियान सिविल सर्विसेज आप टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। और ये व्हाट्सएप नंबर है और इस पर जो है हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। संगम योजना का उद्देश्य है शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, नदियों की सफाई की व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना, विकलांगों की सहायता करना। ये आपको बताना है संगम योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, विकलांगों की सहायता करना। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो है सर्वप्रथम लागू की गई थी कहाँ पे? ए हरियाणा, बी कर्नाटक और सी पंजाब और डी तमिलनाडु। तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, मौसम आधारित फसल बीमा का आयोजन जो है वह जो है खरीफ की फसल 2007 में की गई थी कर्नाटक में। 2007 में लागू की गई थी खरीफ
2007 में, और इसके बाद खरीफ 2008 में इसे हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना के से शुरू किया गया, तो आपको बताना है। छठी पंचवर्षीय योजना, नवीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, राजीव राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है किस पंचवर्षीय योजना के थ्रू शुरू किया गया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये 13 अप्रैल 2005 को किया गया। इसकी शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है किया गया। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों। और भी जितने भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, सारे वीडियोस जो है अब मैं पूरी तरीके से एक्टिव हूँ, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ढेर सारे लोगों के बीच शेयर करें, और सभी से ये बोलें कि ये कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम से जुड़े, इंटरैक्टिव बनाएं, कमेंट करें, अपने सुझाव दें, जिससे कि हमारी क्वालिटी और इम्प्रूव हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।